अभी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आगे शुरू करते हैं। अभी तक हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिक आइडिया ले चुके थे। अब इसमें जितनी भी प्रोसेस है, कौन-कौन सी प्रोसेस आने वाली है, किस-किस टाइप से रेगुलेट होती है, कौन-कौन सी चीज़ें इनमें आती है, इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का प्रतिकृतिकरण किस टाइप से होता है? ठीक है? तो सबसे पहले ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस अ, टेक अ पेन। Yeah. This is a DNA dependent DNA synthesis और DNA directed DNA synthesis या फिर अपन बोल सकते हैं synthesis of DNA on DNA template is known as a DNA replication। क्या ये बारी बार कम बातें बोल दी कि एक है ना सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट। डीएनए का टेम्पलेट है, उसी के ऊपर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसी को अपन डीएनए रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। डीएनए से डीएनए का निर्माण हुआ, ठीक है, इसी को अपन ने क्या बोल दिया, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस या फिर अपन बोल सकते हैं डीएनए डायरेक्टेड डीएनए सिंथेसिस या फिर अपन बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। और ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता कहाँ है, सेल साइकिल की एस फेज के अंदर होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल होता है। ई कोलाई में अगर अपन बात करें तो ये सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है और डिसकंटिन्यूअस सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है और बाई डायरेक्शनल दो डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जैसे कि पहले अपन को पता था कि डीएनए पहले अपन ने जब पता लगाया था कि अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो इसको प्रूफ करने के लिए कोई साइंटिस्ट की थ्योरीज अपन ने पढ़ी थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव वे से होता है, तो इसका भी तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ेगा अपन को। तो इसके लिए कोई दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो मिजेल्सन था, दूसरा स्टाल था। ठीक है, इनका अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैथ्यू मिजेल्सन नाम का एक साइंटिस्ट है एंड फ्रैंकलिन स्टाल नाम का साइंटिस्ट है। इन दोनों ने प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करता है डीएनए। ठीक है, दे ग्रो ई कोलाई फॉर मेनी जनरेशन इन अ मीडियम कंटेनिंग N15 NH4 N15Cl। N15 is the heavy isotope of nitrogen to completely label the bacterial DNA with the heavy isotope। अब हेवी आइसोटोप तो इन्होंने लिया था N15 के बैंड और ऐसी लाइट आइसोटोप के लिए इन्होंने लिया था N14 के बैंड। ठीक है, ए हेवी N15। अब ये भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, अगर मैं वहां पे अपन हाथ से लिखते हैं तो इनको ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, 15 band of bacteria was obtained by centrifugation in the cesium chloride, that is CaCl density gradient centrifugation। The labeled bacteria were transferred to a new medium having normally NH4Cl, जिसमें कि N14 नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, अपन को पता है। ठीक है, हेवी वाला N15 होगा, नॉर्मल वाला N14 है। सिंपल्स वर टेकन आफ्टर ईच जनरेशन आफ्टर एवरी 20 मिनट। ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट, हर एक जनरेशन 20 मिनट की होगी यहाँ पे। एंड डीएनए वाज अगेन टेस्टेड फॉर हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन बाय सेंट्रिफिकेशन इन अ cesium chloride density gradient। It was observed that the DNA of the first generation was hybrid और इंटरमीडिएट N15, या तो ये हाइब्रिड या इंटरमीडिएट था। N14 भी था, N15 भी था, नॉर्मल वाला नाइट्रोजन भी था, हेवी वाला भी था। The total DNA had one strand having N14 and the other strand having N15 because the band settled in cesium chloride solution above the fully labeled DNA of the parent bacterium N15। इसके बाद the DNA extracted from the कल्चर आफ्टर 40 मिनट। 40 मिनट में कौन सी जनरेशन आ चुकी है, ऑब्वियसली अपने पास सेकेंड जनरेशन आ चुकी है, क्योंकि एक जनरेशन का टाइम कितना है, 20 मिनट। हैड टू टाइप ऑफ डीएनए, 50% तो लाइट थे, 50% इसके पास इंटरमीडिएट या फिर हाइब्रिड टाइप के थे, N15 थे। अब मैं इतना थ्योरेटिकल मैनर में पढ़ा दूंगी, इसके बजाय बेटर ये रहेगा कि मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में इन सारी चीजों को बताऊं। सबसे पहले अपन ने देखो N15 डीएनए लिए, N15 हेवी आइसोटोप था। ठीक है, अब एक यहाँ पे ये देखो N15 है, ये करेक्शन कर लेना, N15 फिर एक जनरेशन मतलब 20 मिनट के बाद अपन को हाइब्रिड मिला। फिर
एक आगे वाली जनरेशन में अपन मतलब यहाँ से 40 मिनट बाद अपन को लाइट और हाइब्रिड के बैंड देखने को मिल गए। लाइट वाला N14 था, हाइब्रिड वाले N14 N15 थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो N15 डीएनए लिया है अपन ने। ठीक है, N15 डीएनए लिए हैं। अब जनरेशन 1 में अपने पास क्या आया, दोनों ही इंटरमीडिएट आए हैं या हाइब्रिड आए हैं। एक जो रेड वाले दिख रहे हैं वो तो N15 है, लाइट वाले जो दिख रहे हैं वो N14 है। इस टाइप से अपन को हाइब्रिड प्राप्त हुआ। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड जनरेशन की, मतलब इसके 20 मिनट और बाद क्या हुआ, अपने पास दो तो ये N15 वाले बैंड मिले अपन को, सॉरी अपन को N15 के बैंड्स भी मिले, N14 के बैंड्स भी मिले, और अपन को इंटरमीडिएट वाले बैंड्स भी देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे ये N14 है, करेक्शन कर लेना इसको। तो N14 के आधे बैंड देखने को मिले 50%, और 50% बैंड अपन को हाइब्रिड वाले लाइट और हाइब्रिड के 50% हाइब्रिड के देखने को मिले। ठीक है, अब ये जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड है। सेमी कंजर्वेटिव मोड में क्या होता है, ये दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक ब्लैक कलर का, एक स्ट्रैंड इसके पास चला गया, एक स्ट्रैंड इसके पास चला गया, बाकी का एक एक स्ट्रैंड नया बन गया। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला देखो पेरेंटल टाइप का है, और प्रोजेनी में नया स्ट्रैंड बनेगा वो मैंने ब्लू से यहाँ पे डिनोट किया है। वैसे ही ऊपर वाले डायग्राम में भी सेम मैंने यही चीज दिखाई हुई है। रेड वाले पेरेंटल टाइप है मान लो, तो यहाँ पे ग्रीन वाले नए हैं और रेड वाले, अब रेड वाले यहाँ पे दो ही है पेरेंटल टाइप वाले, यहाँ पे सारा नए है, यहाँ पे सारा नया है, और बीच में ये एक एक तो पेरेंटल है और एक एक नए वाला है। ठीक है, इकोलाई है यहाँ पे NH4Cl, एन कौन सा है 15, मतलब हेवी वाला, कंटेनिंग मीडिया में कई जनरेशन तक अपन ने ग्रो कराया, ट्रांसफर्ड कराया इसको, ट्रांसफर्ड इनटू NH4Cl। एन कौन सा था यहाँ पे, लाइट वाला जो ओरिजिनल टाइप था, कंटेनिंग मीडियम में इसको ट्रांसफर कराया। N15 क्या है, हेवी आइसोटोप है, ये तो अपन को चीज ध्यान में रखनी है। लेकिन क्या N15 रेडियो एक्टिव है, नहीं है। रेडियो एक्टिव की बात अपन ने पीछे करी थी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अपन बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स आते हैं, कौन से स्टेप्स को अपन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो ये प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ये घटना होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में बात करें, एंजाइम्स इसमें हेलिकेज, जिसको कि अपन अनजिपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसको बिल्डर एंजाइम भी बोलते हैं। बिल्डर एंजाइम मतलब बिल्ड करने वाला, कुछ निर्माण करने वाला एंजाइम है। प्रोकैरियोट्स में अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज कुछ ऐसे होते हैं, डीएनए पोल 1 2 3। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कैसे होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जैसे। आरएनए प्राइमेज होता है इसके अलावा लाइगेज या ग्लोइंग एंजाइम होता है। तो ये चार टाइप के एंजाइम्स के बारे में अपन को रेप्लिकेशन में देखना है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले होता है कि जहाँ अपन को रेप्लिकेशन करना कहाँ पे है, उस साइट को अपन को पहचानना है। तो रिकॉग्निशन ऑफ ओरी, ओरी की बात करूं मैं, तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरी होगी, और वैसे ही यूकैरियोट्स की अगर बात करूँ तो वहाँ पे मल्टीपल ओरीज पाई जाएंगी, और ARS ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस बोला जाता है। जो यूकैरियोट्स में ओरी होती है ना उसको। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सबसे पहले अपन ने मान लो कि इधर वाला डायग्राम था कोई, तो मैंने यहाँ पे इस साइड को रिकॉग्निशन कर लिया कि यहाँ से अपन कुछ काम शुरू करने वाले, तो यहाँ तक अनवाइंडिंग हो गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड, लीड करने वाला आगे चलने वाला लीडिंग, फिर आ गया लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग वाला कॉन्टिन्यूस मैनर में सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, लेगिंग वाला डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में सिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स। जो आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे आएंगे उनको आगे जगह अपन रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। फिर अपन बात करेंगे प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर के बारे में। ठीक है, प्रूफ रीडिंग मेनली तो काम करता है डीएनए पोल 1, और अगर भी उसकी हेल्प करनी है तो डीएनए पोल 3 भी आ जाएगा। फिर डीएनए रिपेयर, कहीं टूटा टूटा फूटा हुआ कोई स्ट्रक्चर बन गया है तो उसको काट के हटा दो। फिर अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दिख रहा है, साइड वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, मैंने रेप्लिकेशन फोक का यहाँ पे डायग्राम लगाया है। एक डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है, एक यहाँ पे, तो ये दो नए डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस वाले डायग्राम को अगर यदि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आधे क्वेश्चन तो आपके यहीं से सोल्व हो जाएंगे।
तो मैं दोबारा से दिखाती हूँ कि इस डायग्राम को देखना कैसे है। सबसे पहले तो देखो अपन को इसकी जो पोलैरिटी के बारे में ध्यान रखना है। एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम अपन को पता है। अब ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है, उस पे सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसे जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, उसमें भी डायरेक्शन सिंथेसिस कौन से मैनर में हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि सिंथेसिस की डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहनी है। अब जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, उस वाले स्ट्रैंड को अपन ने बोला है लीडिंग स्ट्रैंड, और जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में सिंथेसिस हो रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और जो वहां पे छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं डीएनए के, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में सिंथेसिस हो रहे हैं, लेगिंग स्ट्रैंड के थ्रू बन रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज, अपन ने एंजाइम के बारे में पढ़ा था, बिल्डर एंजाइम बिल्ड कर रहा है। ठीक है। और ये छोटे 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 ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गए। अब इनको जोड़ने के लिए कोई भी तो चाहिए अपन को, बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आ गया, जोड़ने के लिए अपन लाएंगे लाइगेज को, ग्लू के जैसे काम कर रहा है, इन छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मिलाने का काम कर रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है। और जिन स्ट्रैंड पे सिंथेसिस हो रहा है, उनको अपन बोल रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये अपने दो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पे आगे सिंथेसिस होएगा। एक पे कॉन्टिन्यूस मैनर पे हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड पे। डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में कौन सिंथेसिस कर रहा है? लेगिंग स्ट्रैंड। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है? डीएनए पॉलीमरेज क्या काम कर रहा है? बनाने का। डीएनए लाइगेज क्या काम कर रहा है? जोड़ने का। यहाँ तक की बात क्लियर है। सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हो रहा है। ये बात अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो बेसिकली रेप्लिकेशन था अपना इतना सा ही। ठीक है। अब जो मैं पॉलीमरेज एंजाइम बता रही थी, प्रोकैरियोट्स में हम बोल रही थी डीएनए पोल 1 2 3। तो इनके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लो कि जो अपना डीएनए पोल 1 है, ठीक है, ये डीएनए पोल 1 है, इसको अपन कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है। ये बेसिकली डीएनए रिपेयर का काम करता है। इसके अलावा कभी कभी प्राइमर रिमूवल में भी हेल्प कर देता है। डीएनए को रिपेयर करेगा, जहाँ कहीं काट छांट करनी है, हटाने वाले को हटा दिया, रिपेयर करने वाले को रिपेयर कर दिया, और फिर आगे ये प्रोसेस चलेगी। इसके अलावा प्राइमर को रिमूव करना है, तो ये भी डीएनए पोल 1 ही करेगा। इसके बाद आता है डीएनए पोल 2। पोल 2 क्या काम कर रहा है? डीएनए के रिपेयर के बारे में काम, रिपेयर का काम कर रहा है। अगर ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा रिपेयर का काम कौन कर रहा है? फर्स्ट वाला फिर थर्ड वाला। अगर ये दोनों ही अपने पास प्रेजेंट नहीं हुए, तो फिर अपना आएगा डीएनए रिपेयर। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोल थर्ड के बारे में। तो ये रेप्लिकेस के जैसे एक्ट करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में रिपेयर, रिपेयर के लिए ये एक मेन एंजाइम है। इसके अलावा मैं डीएनए पॉलीमरेजेस में बात करती हूँ यूकैरियोट्स के केस में। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में तो 1 2 3 देखेंगे। यूकैरियोट्स में अपन बात करेंगे अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फा वाला क्या काम कर रहा है। लेगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर रहा है। लेगिंग जो डिसकंटिन्यूअस थी ना, लीड करने वाला, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में चीजों का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है। ये एक जो कॉन्टिन्यूअस मैनर में कर रहा है वो लीड कर रहा है, और उसके पीछे पीछे आ रहा है वो लेगिंग है। बीटा में क्या हो रहा है? डीएनए जो पॉलीमरेज बीटा है, वो क्या काम कर रहा है? डीएनए रिपेयर का काम कर रहा है। ऐसे ही गामा क्या कर रहा है? ऑर्गेनल, ऑर्गेनल पॉलीमरेज भी बोलते हैं इसको। ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम हेल्प कर रहा है अपन को, ऑर्गेनल डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अलावा एप्सिलॉन वाला क्या कर रहा है? प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा है। डेल्टा वाला क्या काम कर रहा है? लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस का काम कर रहा है। ठीक है। अब ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी, इसमें इतनी चीजें ध्यान में रख ली। तो ये जो जितनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक साथ एक डायग्राम में मेंशन की हुई है। डीएनए पॉलीमरेज वाला क्या था? बिल्डर एंजाइम था, यहाँ पे बिल्ड करने का काम कर रहा है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे अपन ने रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन किया, इन दोनों स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, तभी यहाँ पे डीएनए का प्राइमर बन पाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड है, लीड कर रही कॉन्टिन्यूस मैनर में, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है। और सिंथेसिस हमेशा कौन से डायरेक्शन में होएगा? मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इस डायरेक्शन में होएगा। यहाँ पे भी ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जो डिसकंटिन्यूअस मिरर में चीजें बन रही हैं, उनको अपन ने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला था। बेसिकली ये कोई बहुत टिपिकल सा डायग्राम नहीं है। जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई है, उन सबको एक साथ एक स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है। इसके बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे होती है। इसके अलावा
ओरिजिनल ये अपना डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में चीजें बन रही है, उनको होकर जाके फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। और वो वाला लीडिंग स्ट्रैंड था, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहे थे, इसको लेगिंग बोलेंगे। लेग पीछे रहता है, लीड करने वाला हमेशा आगे रहता है। इस टाइप से अपन को ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट रेप्लिकेशन के बाद में एक थ्योरी दी हुई है, सेंट्रल डोगमा थ्योरी, केंद्रीय सिद्धांत की थ्योरी, ठीक है। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। कि डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में किस टाइप से इंफॉर्मेशन का फ्लो होएगा, कौन कौन सी प्रोसेस बीच में होएगी, इन सबको अपन सेंट्रल डोगमा की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय क्रिक, क्रिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। क्रिक नाम का साइंटिस्ट, वॉटसन और क्रिक दोनों ने नहीं, सिर्फ क्रिक ने, ठीक है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है राइबोवायरस, याद रहे तो, ठीक है। फिर सेंट्रल डोगमा होता क्या है, मान लो डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब डीएनए से डीएनए अगर भी बन गया, इसको अपन बोल रहे हैं रेप्लिकेशन, जो कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है। अगर भी मैं बोलूँ कि डीएनए से आरएनए बनाना है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होएगी, अनुलेखन की प्रोसेस होएगी। इसके अलावा आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो ये होएगी ट्रांसलेशन, अनुवादन की प्रक्रिया, ठीक है। इसके अलावा मैं मान लो कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को डीएनए से सॉरी आरएनए से मेरे को डीएनए बनाना है, तो इसको मैं बोलूंगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था बाल्टीमोर। और अगर यदि वो पूरी प्रोसेस में, प्रोटीन है मेरे पास और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास डीएनए बन जाए, तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में पढ़ूंगी, जो कि बहुत हायर लेवल की चीज है, आपके अभी बिल्कुल नहीं आने वाली, ठीक है। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने अभी बता दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन होता क्या है। डीएनए है, अपन को डीएनए से बनाना है आरएनए, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसमें अपन ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक जितनी भी मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में किस टाइप से होता है वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोट्स में किस टाइप से होता है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इन द डीएनए गेट्स कॉपीड टू आरएनए। Only one segment of DNA gets copied to RNA. In RNA, uracil is present instead of thymine in DNA. वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि DNA है तो CT है, RNA है तो CU है। मतलब RNA में पाया जाता है यूरेसिल, DNA में पाया जाता है थाइमिन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल थ्री रीजन, एक तो प्रमोटर रीजन होएगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होएगा, एक यहाँ पे टर्मिनेटर होएगा, ठीक है। इन तीनों रीजन के बारे में अपन को बहुत अच्छे से देखना है। प्रमोटर कहाँ पे है, प्रमोटर नाम से पता लग रहा है जहां से चीजें प्रमोट हुई। इस नीचे डायग्राम में देखो, ये प्रमोटर रखना जहां से कहानी शुरू हो रही है। फिर बारी आती है स्ट्रक्चरल जीन की, फिर टर्मिनेटर, टर्मिनेशन हो रहा है, समापन हो रहा है इस प्रक्रिया का, ये प्रक्रिया खत्म हो रही है, वहां पे आ गया टर्मिनेट। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में मैं बात करूँ, RNA polymerase catalyzes the transcription in direction of transcription is same is the replication by DNA polymerase, that is 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, अपन को पता है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, इसके बारे में अपन को देखना है। इट हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होती है इसकी, which act as a template for RNA formation, also called antisense strand भी बोलते हैं इसको। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, it has 5 प्राइम टू 3 प्राइम polarity which has the sequence similar to the newly formed RNA X, except thymine, except that thymine is replaced by uracil in RNA, also called sense strand। इसके बाद मैं अगर भी बात करूँ प्रमोटर के बारे में, ठीक है। तो प्रमोटर में, सॉरी, हाँ, प्रमोटर की क्या कहानी है। इट इज सिचुएटेड एट द 5 प्राइम साइड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन और अपस्ट्रीम विद रेस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में अगर भी मैं देखूं, तो अगर दी 5 प्राइम साइड की तरफ कोई भी चीज प्रेजेंट हुई, तो उसको मैं बोलूंगी अपस्ट्रीम। 3 प्राइम स्ट्रैंड की साइड कोई भी चीज अगर दी प्रेजेंट हुई, तो उसको मैं बोलूंगी डाउनस्ट्रीम। ये बात क्लियर है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। DNA polymerase bind here
to start the transcription. Structural gene के बारे में अगर मैं बात करूँ तो the region between promoter and terminator cystone is a segment of DNA that codes for polypeptide. The structural gene is monocystronic in eukaryotic cells. ठीक है, एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है प्रोकैरियोट्स में। अगर यूकैरियोट्स में देखना है तो मोनो मतलब एक सिस्ट्रोन, प्रोकैरियोट्स में देखना है तो ये कहानी होगी पॉलीसिस्ट्रोनिक। ऐसे टर्मिनेटर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, समापन हो रहा है इस प्रक्रिया का। इट इज सिचुएटेड एट द 3 प्राइम साइड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये अपना नीचे वाला जो है कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 प्राइम साइड पे प्रेजेंट है इसको अपन ने प्रमोटर बोला, 3 प्राइम साइड पे जो प्रेजेंट है उसको अपन बोल रहे हैं टर्मिनेटर, ठीक है। इसके अलावा द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट्स में जो पाई जाती है इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। द जीन इन यूकैरियोट इज कॉल्ड स्प्लिट जीन्स। एक्सोन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग सीक्वेंस विच अपीयर इन मेच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए। इंट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंटरवेनिंग सीक्वेंस, इट इज नॉन इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए, ठीक है। इंट्रॉन्स वाले होंगे जो कि प्रोसेस्ड या मेच्योर आरएनए में पाए नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन सी है इनके बारे में देखा था अपन ने। यहाँ पे प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है। प्रमोटर प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट रहेगी। टर्मिनेटर टर्मिनेशन हो रहा है, ये प्रक्रिया यहाँ पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। इसके बीच में जितनी भी चीजें उनको अपन ने बोल दिया स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। ये वाला अपना जो कोडिंग स्ट्रैंड था 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 3 प्राइम की तरफ ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन साइड पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक ओवरव्यू लिया अपन ने। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में किस टाइप से होती है, तो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली 3 स्टेप आते हैं। पहले इनिशिएशन कैसे हुआ होगा, मतलब शुरू कैसे हुई है कहानी। इलोंगेशन, कहानी शुरू हो गई तो उसको लंबा भी तो चलाना है, ब्रेकअप थोड़ी करना है। लेकिन फिर भी एंडिंग थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद एंड हो ही जानी है कहानी, तो टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। इन अ बैक्टीरिया ए सिंगल डीएनए डिपेंड, बैक्टीरियाज में ये क्या होता है, ये सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, catalyzes the transcription of all the 3 RNAs present on mRNA, tRNA, rRNA. There are 3 steps in of transcription. Initiation, elongation, पहले कहानी शुरू करनी है, कहानी को लंबा चलाना है, और अगर नहीं चली तो ब्रेकअप कर लो, टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। इनिशिएशन में क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू इनिशिएशन फैक्टर, कोई इनिशिएशन फैक्टर होएगा जो कि इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे होता है सिग्मा नाम का इनिशिएशन फैक्टर होगा अपने पास, ठीक है। उससे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा और कहानी चालू हो जाएगी। ये जो कहानी दिख रही है आपको इनिशिएशन वाली, ये प्रमोटर था, यहाँ पे कोई सिग्मा फैक्टर आके जुड़ गया, ये आरएनए पॉलीमरेज है जो तीर का निशान दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर सिग्मा फैक्टर आके जुड़ गया और कहानी शुरू हो गई। सिग्मा एट द प्रमोटर साइड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर इलोंगेशन, RNA polymerase is only capable of elongation. RNA polymerase इस कहानी को आगे आगे बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ पाएगी, तो वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है इसको बहुत आगे तक बढ़ाने का, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं टर्मिनेशन के बारे में। टर्मिनेशन, व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आया 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 यहाँ पे अगर ये टर्मिनेटर रीजन में पहुंच गया तो यहाँ पे एक टर्मिनेशन का भी फैक्टर होगा। जैसे इनिशिएशन फैक्टर अपने पास सिग्मा था, वैसे टर्मिनेशन के लिए अपने पास एक फैक्टर है जिसको कि अपन रो बोलते हैं, ठीक है। It bind with the termination factor rho to terminate the process and nascent RNA falls off. In bacteria, mRNA does not require further processing as the nucleus and cytosol not separate. Translation is coupled process होती है यहाँ पे with the transcription and initiation before the full transcription of mRNA occurs, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में अपन ने 3 मेन चीजें क्या क्या देखी। पहले इनिशिएशन की कहानी आएगी, फिर इलोंगेशन की कहानी आएगी, फिर टर्मिनेशन की कहानी आएगी।
इनिशिएशन में जो आरएनए पॉलीमरेज था उसके ऊपर सिग्मा बाइंड कर रहा था। टर्मिनेशन जब कहानी अपन को खत्म करनी है तो टर्मिनेशन के लिए अपन रो फैक्टर को ले आए, तो उसने टर्मिनेशन की कहानी चालू कर दी, कहानी खत्म करने के लिए आ गया। ऐसे ही करके मैं बात करूँ कि यूकेरियोट्स में क्या कहानी होने वाली है, तो यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं जो कि 1 मिनट, देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज टू कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आरएनएज इन यूकेरियोटिक सेल। अब 3 आरएनए पॉलीमरेज है, 3 टाइप के आरएनए, इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास आया आरएनए पोल 1, ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा? आरआरएनए का। आरआरएनए की 28s, 18s और 5.8 सब यूनिट मेनली इनका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। फिर मैं अगर ये बताऊं कि अपने पास आरएनए पॉलीमरेज 2 आया है, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा एचएन आरएनए का। ठीक है, एचएन आरएनए क्या होता है? हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए विच इज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। ठीक है, प्रीकर्सर है एमआरएनए का, मतलब पहले एचएनआरएनए बनेगा फिर एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो पोल 1 आ रहा है आरआरएनए के लिए, आरएनए पोल 2 आ रहा है एमआरएनए के लिए। एमआरएनए का प्रीकर्सर कौन है? एचएनआरएनए। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किस लिए आया अपने पास? टीआरएनए के लिए। 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। The primary transcription is non-functional and has exon intervented by introns। अब स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो रही है, काट छाट जो एक्स्ट्रा हर कुछ ही जुड़ गया उसको काट छाट के अपन को अलग भी तो करना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग टुगेदर एक्सोन्स। इंट्रॉन जो अपने काम की चीज नहीं थी उसको तो अपन ने हटा दिया, और जितने अपने पास एक्सोन्स बचे थे उन सबको जोड़ दिया इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। फिर आती है कैपिंग एंड टेलिंग की प्रोसेस। ठीक है, एडिशनल प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए इन केपिंग अ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is adding to the 5 prime end of hnRNA in telling 200 to 300 adenylate residues are added at the 3 prime end। 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज को अपन ने जोड़ दिया है 3 प्राइम एंड की तरफ। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई केपिंग एंड टेलिंग के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे। 1 मिनट। हाँ, केपिंग एंड टेलिंग की प्रोसेस हो गई, उसके बारे में बाद में अपन बात करेंगे। एमआरएनए सॉरी mRNA is fully processed hnRNA which gets transported out of the nucleus for translation। अब अपन ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देख लिया, ओवरऑल प्रोसेस के बारे में, प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा था, इनिशिएशन कैसे हुआ, एलोंगेशन कैसे हुआ, टर्मिनेशन कैसे हुआ, इसके बारे में देख लिया। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देख रहे हैं अपन यूकेरियोट्स में, तो आरएनए पोल किसको ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था? आरआरएनए को। आरएनए पोल 2 आया एचएनआरएनए आया एमआरएनए के लिए, आरएनए पोल 3 आया टीआरएनए के लिए। अब अपन बात करते हैं जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड के बारे में अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो जेनेटिक कोड एज सच कुछ नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है अगर यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इसको देखा है तो। कैसे? तो चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। It is the sequence of bases in mRNA that codes for a particular amino acid in the protein synthesis. Each code is made up of 3 nucleotides called a triplet। हर एक जो अपना कोड होएगा वो ट्रिपलेट से बना हुआ होएगा। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर है। ठीक है, जैसे डबल डबल अपन किसके लिए रेफर करते हैं? 2 चीजों का पेयर। वैसे यहाँ पे ट्रिपलेट मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक पेयर है। बात क्लियर है? कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल। कोडोन जो भी बनता है वो ऑलमोस्ट वो यूनिवर्सल होता है एक्सेप्ट फॉर सम प्रोटोजोन्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स। आप कुछ कुछ प्रोटोजोन्स और माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन को छोड़ दो, बाकी ये यूनिवर्सल ट्रिपलेट का जो अपना पेयर है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, more than one triplet codon code for same amino acid so that code is degenerate। There are a total 64 कोडोन बनते हैं यहाँ पे, of which 61 कोड फॉर अमाइनो एसिड। टोटल अपने पास 64 कोडोन है, उनमें से 61 जो अपने ट्रिपलेट के पेयर है वो कोड कर रहे हैं किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, अमाइनो एसिड के बारे में कौन सा एसेंशियल कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं
इनके बारे में आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत डिटेल में देखा होगा। ठीक है, तीन, ये जो तीन कोडोन के पेयर बन रहे हैं, ये थ्री कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। अब भाई 64 थे, इनमें से मैंने बोल दिया कि 61 तो कोड कर रहे हैं किसी अमाइनो एसिड के लिए, लेकिन जो पीछे तीन कोडोन बच गए वो क्या काम कर रहे हैं और कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये जो बचे हुए तीन कोडोन हैं, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये कहानी को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? टर्मिनेशन के लिए आ रहे हैं, रोकने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? रोकने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने इन तीनों को क्या बोल दिया? हम्म, ये तीनों कहानी को रोकने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोल दिया कि ये तो अपने स्टॉप कोडोन है, ठीक है? अब स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो स्टॉप कोडोन को याद रखने के लिए अपन को करना है यू आ, ठीक है? इसके अलावा यू आ जा और यू गा, ठीक है? या फिर तू आ जा और तू जा। कैसे भी याद करना, अगर ये आपको यू जी ए याद हो रहा है तो ये यूं याद रख लेना, और अगर यदि यूं याद नहीं हो रहा है तो यू ए जी और यू जी ए याद रख लेना, ठीक है? अ, ये तो अपन ने बात कर ली स्टॉप कोडोन की। ए यू जी है, कहानी को शुरू करने के लिए ये तीन आ गए, तो कहानी को शुरू करने के लिए भी तो कोई आया होगा, वो है AUG। AUG इज द स्टार्ट कोडोन एज वेल एज कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड मेथियोनिन, ठीक है? अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कोड के, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में अपन बात करते हैं कि ये ट्रिपलेट होंगे नेचर में, ये हमेशा तीन तीन के पेयर में होंगे। मैं आपको ये बहुत पहले भी बात बोल चुकी हूँ, और अभी भी आपको ये हर बार तीन तीन के पेयर में ही दिखेंगे। इनकी पोलैरिटी जेनेटिक कोड ऑलवेज रीड इन 5'3' डायरेक्शन में, ये हमेशा पढ़े जाएंगे, ठीक है? ये बात हो गई। 5'3' डायरेक्शन में पढ़े जाएंगे mRNA में। ये यूनिवर्सल होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि मान लो ये सीक्वेंस है अपने पास, जब मान लो कहानी शुरू करते हैं, अपना जो स्टार्ट कोडोन था AUG, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं, फिर ये मान लो कि कुछ भी पाए जा रहे हैं, ये हमेशा तीन तीन के पेयर में पाए जाएंगे, और ऐसे कहानी चलते 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 UAA पे आ गई, मतलब खत्म हो गया। अब यूं नहीं इन तीन का पेयर बन रहा है, फिर अपन इन तीन का पेयर बना दे, फिर इन तीन का पेयर बना दे, ऐसे नॉन ओवरलैप नहीं कर सकते ये, ठीक है? इन तीन का बन रहा है तो ये खत्म होने के बाद जो आगे वाले तीन आ रहे हैं, इन तीन का पेयर बनेगा। कोमा लेस होएंगे, ठीक है? कोमा नहीं आएगा बीच में, AUG आ गया तो मैं कोमा लगा दूं, CCU आ गया कोमा लगा दूं, ऐसे नहीं होगी। डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन, ठीक है? इसके बाद में ये जो जेनेटिक कोड टेबल है, ये अगर ये आप लर्न करो तो कर सकते हो। ये लर्न करो, ये जेनेटिक कोड टेबल इतनी लंबी चौड़ी है, याद रखो या नहीं रखो कोई वो नहीं है, लेकिन अपन को क्या याद रखना है? स्टार्ट कोडोन कौन सा है? AUG, आउजी, आउजी, ये अपना स्टार्ट कोडोन। स्टॉप कोडोन है UAA, UAG और UGA। ये कहानी, ये चीज अपन को, ये दोनों लाइन अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है? स्टार्ट और स्टॉप कोडोन के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं जेनेटिक कोड टेबल के बारे में। तो जेनेटिक कोड टेबल को लिखने का तरीका, फर्स्ट लेटर अपन हमेशा इसको है ना, देखो UCAG के मैनर में लिखेंगे, हर एक डायरेक्शन में UCAG लिख दो तुम, ठीक है? सबसे पहले पहला लेटर अगर ये अपन को डिफाइन करना है तो UCAG लिख दिया। सेकेंड लेटर अपन को डिफाइन करना है UCAG लिख दिया। थर्ड लेटर अपन को डिफाइन करना है, एक ही कॉलम में अपन ने UCAG, 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 UCAG इस टाइप से लिख दिए, ठीक है? अब जो अपना AUG था, वो किसको कोड कर रहा है? मेथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ये रहा अपना AUG कोडोन। इसके अलावा जो अपने स्टॉप कोडोन थे, UAA, UAG और UGA, ये तीनों अपने स्टॉप कोडोन थे, इनके बारे में अपन ने ध्यान कर लिया, ठीक है? इसके अलावा जेनेटिक टेबल लिखने का तरीका अपन ने ध्यान कर लिया, ठीक है?
फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर अपन को किस टाइप से लिखना है। इस वाली साइड अपन ने UCAG लिया, तो U। इसके अलावा यू, सेकेंड लेटर अपन ने इधर से पिकअप करना है, यहाँ पे भी यू है। थर्ड लेटर अपन को इस वाले साइड से पिकअप करना है, तो यहाँ पे भी यू है, ट्रिपल यू हो गया। तो ये ट्रिपल यू किसको कोड कर रहा है, फिन सॉरी फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, ठीक है। दैट इज डिनोटेड बाय PHE, ठीक है, फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है। इसके अलावा फर्स्ट साइड मैंने यहाँ से उठाया यू, सेकेंड साइड मैंने यहाँ से उठाया यू, और थर्ड लेटर मैंने इधर की तरफ से ये सी दिख रहा है ना, इसको पिकअप किया, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया, यू यू, एक मिनट, UUC बन गया, ठीक है। तो ये भी फिनाइलएलनिन को कोड कर रहा है। इसके अलावा ल्यूसीन, UUA, UUA है, ये ल्यूसीन को कोड कर रहा है। UUA है, ल्यूसीन को कोड कर रहा है। UUG है, ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा CUU है, ये भी ल्यूसीन को कोड कर रहा है। फर्स्ट लेटर अपन ने इधर से सी उठाया, ऊपर से यू लिखा हुआ दिख रहा है, साइड में अपन को सी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से ये पूरी जेनेटिक कोड की अपनी टेबल बनती जाएगी। और ये किसको कोड कर रहा है, कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये अपन देखते जाएंगे। फिनाइलएलनिन को कोड करने वाले कौन कौन है, ल्यूसीन को कोड करने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। इस टाइप से ये वेलिन को, एलनिन को, थ्रियोनिन को, प्रोटीन को, सेराइन को, आर्जिनिन को, ग्लाइसिन को, कौन से अमीनो एसिड को कौन कौन कोड कर रहा है, अपन को लर्न नहीं करना। अपन को क्या लर्न करना है, कौन कौन सा स्टार्ट कोडोन है, कौन कौन सा स्टॉप कोडोन है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में जेनेटिक कोड टेबल के बारे में देख लिया, सेंट्रल डोग्मा की कहानी अपन ने देख ली थी, ठीक है। अब अपन ने पहले अपन ने बात करी थी ट्रांसक्रिप्शन की, DNA था, उससे अपन ने RNA कैसे बनाया। अब अपने पास एक बार का जब RNA बन गया, तो अपन प्रोटीन को कैसे बनाएंगे। फिर जो प्रोटीन है, एक्सटर्नली जो भी कोई फिनोटाइपिक रेस्पॉन्स दिख रहा है, वो किसके थ्रू दिख रहा है अपन को, ये जो प्रोटीन बनेगी इसी के थ्रू दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी फिनोटाइपिक जो अपन को दिख रहा है, फिनोटाइपिक रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल बेसिकली अपनी ये प्रोटीन हो गई। ट्रांसलेशन, अनुवादन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। अब सबसे पहले साइड में देखो, अपने पास DNA था, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, RNA बन गया, इसका ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया। अब ये जो RNA से जब प्रोटीन बन रहा था, तो मेजरली यहाँ पे mRNA काम में आ रहा था, ठीक है। rRNA tRNA का भी रोल तो था, लेकिन mRNA का मेजर रोल था, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है, ये देख लिया। इसके अलावा ये जो mRNA है, ये आगे राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसकी हेल्प से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब जो ट्रांसलेशन यूनिट है, उधर अपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में देखा था, ठीक है। प्रमोटर था, कोई स्ट्रक्चरल जीन थी, फिर टर्मिनेशन कैसे हो रहा था। इधर ट्रांसलेशन वाली यूनिट्स के बारे में देखते हैं। mRNA 5' to 3' पोलरिटी में कौन कौन सी चीजें होती है। एक स्टार्ट कोडोन होता है, मैंने आपको पीछे भी सिखाया है, AUG। स्टार्ट कोडोन कहीं पे भी चले जाओ तो हमेशा AUG ही रहने वाला है। बाद में रीजन कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड को कोड करके अपन नई नई चीजें बना रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा अपना स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन क्या है, UAA, UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडोन के बारे में ध्यान में रखना है अपन को, ठीक है। अनट्रांसलेटेड रीजन, जो अपना 5' और 3' वाला एरिया है, उसके पास में अनट्रांसलेटेड रीजन्स पाए जाएंगे। जैसे कि ये जो साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखना, ये जो ब्लैक मैंने लिख रखा है, 5' to 3' डायरेक्शन में मैंने एक स्ट्रैंड बनाया हुआ है। जो 5' के आसपास वाला रीजन है, वो भी ट्रांसलेट, उसका भी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। जो 3' के आसपास वाला रीजन है, उसका भी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों हो गए अपने अनट्रांसलेटेड रीजन। इसके अलावा जहाँ से कहानी शुरू हो रही है, AUG, ये अपना हो गया स्टार्ट कोडन। जहाँ पे कहानी खत्म हो रही है, AUAA आ गया, वहां पे अपना आ गया स्टॉप कोडन। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ रीजन कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड,
बीच में जितनी भी कोडिंग की प्रोसेस हो रही है वो हो गया रीजन फॉर कोडिंग पॉलीपेप्टाइड। इस वाली इत्तेसे के थ्रू अपन ध्यान रख सकते हैं कौन कौन सी ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है। अनट्रांसलेटेड रीजन दिख रहा है, स्टार्ट कोडन दिख रहा है, स्टॉप कोडन दिख रहा है, बीच में कोडिंग रीजन भी अपन को दिख रहा है। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। यहाँ पे अपन को राइबोसोम दिख रहा होगा साइड में, ये जो नीचे की तरफ डायग्राम दिया हुआ है ना, ये वाला राइबोसोम के ऊपर की तरफ अपन को लार्जर सब यूनिट दिख रही है, नीचे की तरफ स्मॉलर सब यूनिट दिख रही है। अब ये जो दो राइबोसोम की सब यूनिट दिख रही है, इनके बीच में पाया जाएगा एमआरएनए। ठीक है, और यहाँ से टीआरएनए आता जाएगा और कोड ये जो कोडिंग की प्रोसेस है वो चलती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो अपने राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है, इसमें देखो ई पी ए 3 रीजन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ए साइड क्या काम कर रही है, पी साइड क्या काम कर रही है और ए साइड क्या काम कर रही है, ये देखेंगे सबसे पहले। ए साइड क्या है, थ्रू विच टी आर एन ए मोलिक्यूल आफ्टर डिलीवरी ऑफ अमाइनो एसिड एग्जिट द राइबोसोम। ठीक है, इसके थ्रू ये टीआरएनए राइबोसोम की इस यूनिट को छोड़ के चला जाएगा। पी साइड क्या है, एस टीआरएनए कंटेनिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। टीआरएनए ये पी में टीआरएनए रह के ग्रो करता जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन को। ए साइड साइड फॉर एंटर न्यू टीआरएनए, मतलब टीआरएनए ये ईपीए रीजन दिख रहा है ना आपको, इधर से तो आया ए साइड की तरफ से, यहाँ पे इसने ग्रो किया और ई साइड से ये एग्जिट हो गया। ठीक है, ए पे आया, ई पे एग्जिट हो गया, पी पे इसने पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो करा दिया। ये बात याद रह जाएगी ध्यान में। अब बीच में ये जो अपन को एमआरएनए वाली चीज दिख रही है, यहाँ पे ये टीआरएनए है। ठीक है, टीआरएनए में एंटी कोडोन लूप था, एमआरएनए पे जो कोडिंग रीजन था। इस जो अपन ने टीआरएनए के स्ट्रक्चर में देखा था ना, एंटी कोडोन लूप, और एमआरएनए पे अपने पास कोडिंग सीक्वेंस होएगी। ठीक है, ऐसे ही ये पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो करते जाएंगे। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एमआरएनए डोंट हैव केप एंड टेल। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एमआरएनए में केपिंग रीजन भी पाया जाता है, टेलिंग वाला रीजन भी पाया जाता है। राइबोसोम 70s टाइप का पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में मैं बात करूं तो 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस, अनुवादन की प्रक्रिया कौन कौन से स्टेप में होने वाली है। पहले कहानी शुरू होगी, फिर कहानी चलेगी, फिर उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो जब कहानी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे होएगा एक्टिवेशन होएगा किसी भी अमाइनो एसिड का, फिर ट्रांसफर होएगा अमाइन पहले अमाइनो एसिड को अपन ने एक्टिव किया, फिर अपन ने उसको ट्रांसफर कर दिया टीआरएनए पे। टीआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको बताया था, मान लो ऐसी कोई मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, तो ये 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम। जो एक्टिवेशन हुआ था पहले अमाइनो एसिड का, फिर ट्रांसफर हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया अपन ने अमाइनो एसिड का, फिर इलोंगेशन हुआ और फिर टर्मिनेशन हो गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्टिवेशन कैसे हुआ होगा किसी भी अमाइनो एसिड का। तो मान लो कि ये अपना साइटोप्लाज्म में कोई भी अमाइनो एसिड पड़ा है और अपने पास एटीपी भी है, तो एटीपी और अमाइनो एसिड जुड़े और ये क्या बना लेंगे बीच में ठीक है, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लस एक फोस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब ये फोस्फेट का रिलीज मॉलिक्यूल रिलीज कहाँ से हुआ, तो अपने पास एटीपी जो थी इसको अपन बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आगे जाके कन्वर्ट हुआ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट था, मतलब एडिनोसिन के 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन और 3 फॉस्फेट थे। यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, मतलब बाकी के जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल थे वो तो रिलीज ही होंगे। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम आया। ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम ने क्या किया, अमाइनो एसिड एटीपी को आगे जोड़ दिया अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम के बारे में। ठीक है, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे अपन ने बनाया था एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के थ्रू, ये जब टीआरएनए के साथ जुड़ा तो इसने क्या किया, अमाइनो एसिड टीआरएनए
प्लस एएमपी प्लस एंजाइम, ठीक है। और इसने क्या किया, टीआरएनए वाले रीजन को चार्ज कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, अपने अमाइनो एसिड्स थे वो टीआरएनए पे आके जुड़ते गए, ठीक है। अब जो मैंने राइबोसोम की साइड बताई थी, ईपी रीजन बताया था, ए साइड से आया, ई साइड से एग्जिट हो गया, पी पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन दी गई, ठीक है। तो ये देखो, इधर ए वाली साइड थी, यहाँ से कोई टीआरएनए आता जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे पी वाली रीजन है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती जा रही है, ई वाली साइड से एग्जिट करता जा रहा है ये, ठीक है। ये सारी कहानी लार्जर सब यूनिट में चल रही थी, और ये स्मॉलर सब यूनिट है, इनके बीच में अपना एमआरएनए रीजन पाया जा रहा है, ठीक है। और जो टीआरएनए की नॉन कोडिंग वाला रीजन था, एमआरएनए के कोडिंग वाले रीजन से अटैच हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। इसके बाद में ये जितनी भी कहानी है, इसको ट्रांसलेशन की कहानी, इसको मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर थोड़ा सा अपना एक दो टॉपिक और बचते हैं, जो कि है जीन एक्सप्रेशन। कोई भी जीन है, वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस टाइप से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। Gene in a cell are expressed, 1 minute. Gene in a cell are expressed to perform a particular function or set of function. Gene express is the process by which instructions present in our DNA are converted into a functional product such as protein. अपने पास डीएनए में कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आगे 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 कन्वर्ट होके प्रोटीन में हुई, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, फिर प्रोटीन आगे जाके कैसे परफॉर्म करने वाली है, ये सारा जीन एक्सप्रेशन की कहानी है। अब जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे कैसे हो रहा है, ये अपन देखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड कैन बी रेगुलेटेड एट वेरियस लेवल इन यूकेरियोट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में अपन ने क्या देखा था, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल था, उससे अपन ने आरएनए का मॉलिक्यूल कैसे बनाया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ स्प्लाइसिंग, प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोसोल। एमआरएनए को अपन ने पहले, वो न्यूक्लियस में था, फिर आगे अपन को ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना है। तो उस टाइम में भी जीन एक्सप्रेशन की चीजें अपन को देखने को मिलती। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे हुआ था, पहले अपन ने डीएनए से आरएनए बनाया, अब आरएनए से आगे जाके क्या होएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली प्रोसेस अपन को ये जो अपना ये साइटोसोल है, इसमें हो रही थी, इसलिए अपन को एमआरएनए को इधर से इधर लाना था, ये वाली चीज क्लियर है। एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन की कहानी को, एनवायरनमेंट अपने आसपास का कैसा है, अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, अपने मेटाबॉलिक कंडीशंस कैसी है, ये सारी चीजें भी इस इसको रेगुलेट करती है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। अपन ने जैसे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, कि कोई एक जीन है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, यही वाली बात है। In prokaryotes, control of gene expressed is mainly the initiation of transcription. The activity of RNA polymerase at the start is regulated by regulatory proteins, which can be a repressor or activator. The accessibility of the promoter region is regulated by an operator sequence adjacent to it that bind with the specific protein, mostly a repressor. Each operon that is a specific operator and repressor protein, हर एक ओपेरोन के पास अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होएगा और स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन होएगा, ठीक है। ऑपरेटर ऑपरेट करने का काम करेगा, रिप्रेसर उसकी कहानी खत्म करने का काम करेगा। जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात कर ली, अब लेकोपेरोन के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकोपेरोन की जेकब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे। लेकोपेरोन क्या होता है, जेकब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले शो किया ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन द लेकोपेरोन, ठीक है। तो जेकब एंड मोनार्ड का नाम आ जाता है लेकोपेरोन के लिए। सबसे पहले इन्होंने देखा कि कोई ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है, जो कि लेकोपेरोन है। An operon consists of many structural genes regulated by a common promoter and regulatory gene. लेकोपेरोन में क्या क्या होता है,
एक रेगुलेटरी जीन होएगी, एक स्ट्रक्चरल जीन होएगी। रेगुलेटरी जीन रेगुलेशन का काम कौन कौन कर रहे हैं? तो एक तो होएगी जीन आई। आई इंडिकेट कर रहा है इनहिबिटर जीन को, दैट कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ लेकोपेरोन। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या होएगी? तीन टाइप की स्ट्रक्चरल जीन पाई जाएगी। एक तो जेड वाई ए, ठीक है। जेड वाली है वो कोड कर रही है बीटा गैलेक्टो। अब देख लो, ये तीनों चीजें अपन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखनी है। रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन के बारे में पढ़ रहे हैं। रेगुलेटरी जीन में अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीन आई इन इनहिबिटर जीन के बारे में, इनहिबिट कर रहा है कहानी को। स्ट्रक्चरल जीन में अपन पढ़ेंगे जेड वाई ए के बारे में। आगे मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आपको ये चीजें बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लिक होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जो जेड जीन है, ये किसके लिए कोड करता है? हाईलाइट कर लेना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। इट हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब आता है वाई जीन। वाई जीन किसके लिए कोड कर रहा है? परमीएज के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर increasing permeability of the cell beta galactosidase, a gene code for transacetylase। इसके बाद में अपन बात करते हैं द रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम द जीन आई which bind to the operator and prevent RNA polymerase from transcribing. Lactose is a substance of beta galactosidase and also regulate the gene expression. It acts as an inducer. When lactose or allolactose is present, it bind with repressor and inactivate। ठीक है, जब लैक्टोज या एलोलैक्टोज अपने सिस्टम में पाया जाएगा तो ये बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, अलाउिंग आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस प्रमोटर रीजन एंड इनिशिएशन कर देगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का। रेगुलेशन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर के द्वारा रेगुलेशन जो रिप्रेशर कर रहा है उसको अपन बोल देंगे ये नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है। अब जो मैं बोल रही थी कि एक तो अपने पास रेगुलेटरी जीन है और दूसरा अपने पास स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये आपको जीन आई दिख रहा है, ये अपना रेगुलेटरी, ये जो अपना मैंने पीछे बताया था रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, आई इनहिबिटर जीन। फिर मैं बोल रही थी कि अपना स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन जेड वाई ए, ठीक है। अब अपने पास इंड्यूसर नहीं है। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटर को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रमोटर को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनहिबिटर को, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई परमीएज के लिए है, ठीक है। ऐसे जो ए वाला रीजन है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ए एसिटाइलेज, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। वाई परमीएज और जेड वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है, ये तीनों किस किस को कोड कर रहा है। अब जब अपने पास इंड्यूसर नहीं है, ठीक है, ये आई आया, आई क्या था? इनहिबिटरी जीन था, ये रिप्रेस कर देगा एमआरएनए को। रिप्रेसर आया और ओ पे आके बैठ गया, अपनी कहानी आगे नहीं चल पाएगी। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन दैट इज ओ एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरोन। प्रिवेंट करेगा, आगे ये आगे कहानी नहीं चलने देगा अपनी। अगर ये रिप्रेसर आके बैठ गया, ये ऑपरेट कहानी चलाने ही वाला था लेकिन इसको रिप्रेस करने के लिए कोई आ गया। अब मैं बात करूं, इतनी देर तो अपने पास इंड्यूसर था नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि मैं इंड्यूसर ले आऊं, तो ये जो रिप्रेसर है ना, इसकी कहानी यही खत्म कर देते हैं, फिर अपना ऑपरेटर काम कर पाएगा। फिर ये तीनों जेड वाई, ये जो अपनी स्ट्रक्चरल जीन है वो आगे जाके कोड कर पाएगी, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अपने पास सबसे पहले ये जो आई वाला जीन है इनहिबिटरी जीन, ये रिप्रेसर है एमआरएनए के लिए। फिर इस पे अगर दी इंड्यूसर आके जोड़ दिया तो ये जो अपना इनहिबिटरी जीन था ये तो इनएक्टिव हो गया। अब ये जो लेक एमआरएनए था ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ये किसको कोड करेगा? जेड वाला कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई वाला कोड करेगा परमीएज को, और ये जो अपना ए वाला था वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करेगा। तो सबसे पहले अपने पास ये जो लेकोपेरोन वाली स्ट्रक्चर थी, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन से अपन को पता है एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से कोई भी प्रोटीन बनती है। प्रोटीन किस टाइप से बन रही है? जेड वाला बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ये चीजें अपन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। वाई वाला परमीएज को, ए वाला ट्रांसएसिटाइलेज को, इन तीनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अपने लास्ट कोई एक दो टॉपिक बचे हैं, उनमें से एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपन देखते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP वाज लॉन्च्ड इन 1990 टू decipher the
कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के कंप्लीट सीक्वेंस के बारे में अगर अपन को जानना है तो इसके लिए आएगा अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके लिए अपन ने लॉन्च किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सीक्वेंस के बारे में अपन ने पता लगा लिया। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वर यूज टू आइसोलेट क्लोन ऑफ द डीएनए टू डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस। सम की फाइंडिंग्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स आर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा अपन ने सबसे पहले इनिशियली कौन से बड़े बड़े बदलाव आए, कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजें खोजी, उनके बारे में पता लगा रहे हैं। द ह्यूमन जीनोम हैज 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम के पास कितने बेस पेयर है ये अपन को पता लगा। एज इट नंबर नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है। टोटल लगभग 30,000 जीन ऐसे हैं आर प्रेजेंट विद द एवरेज ऑफ 3000 बेस पेयर पर जीन। Dystrophin gene is the largest human gene having 2.4 million bases. Dystrophin gene अपना largest gene है, इसके बारे में ध्यान में रखना है। 99.9% of nucleotide are the same in old people. तो मतलब जो अपने ह्यूमन में वेरिएशंस जो अपन को देखने को मिलते हैं या फिर इतने अपन तो मतलब एक ह्यूमन को दूसरे से एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज है उसके 99.99% जीन सारे सेम है। ओनली 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। और जो टोटल जीनोम है उसका केवल 2% जो जीनोम है वही प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। और वो प्रोटीन फिर आगे जाके अपने जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो फिनोटाइप है अपना, जो अपन को बाहर से दिख रहे हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये बात समझ में आई। देर आर अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर देयर is a single base difference in a DNA is called single nucleotide polymorphism, SNP, single nucleotide polymorphism। ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक सी अपन ने देख लिया। इसके अलावा अपन बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, जो कि आज का अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक साइंटिस्ट का नाम आता है एलेक जेफरी। ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना। Initially developed the DNA fingerprinting technique and named it as VNTR। अभी VNTR क्या होता है? Variable number of tandem repeats। ठीक है। The difference in the DNA makeup accounts for the unique phenotype of each individual, and that is the basis of DNA fingerprinting. The DNA sequence of two nucleotide can be compared very quickly by the DNA fingerprinting technique. DNA fingerprinting involve identifying the difference between two DNA molecule at the specific region where the sequence is repeated many times, called repetitive DNA। repetitive DNA एक ही रीजन बार बार उसमें रिपीट हो रहा, वो है अपना रिपीटेटिव डीएनए। These repetitive DNAs make a small peak during density gradient centrifugation। जब अपन सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करेंगे तो जितनी पीक ज्यादा होगी मतलब उतना ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है। मान लो किसी की इतनी पीक हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे अपनी पीक बनेगी। ऑल्सो नोन एज अ सेटेलाइट डीएनए। तो सेटेलाइट डीएनए क्या है? जो अपने रिपीटेटिव डीएनएज है वही अपने सेटेलाइट डीएनएज है। डिपेंडिंग on the number of repetitive units, base composition and length of segments, satellite DNA is further classified into microsatellites or mini satellites, etc. etc. These sequences do not code for a protein। ये जितने भी सीक्वेंसेस है ये वाले ऊपर जो मैंने बताई रिपीटेटिव यूनिट्स वाली, ये प्रोटीन को कोड नहीं कर रही, बट मेक अ लार्ज प्रोटीन ऑफ ह्यूमन जीनोम। कोड तो नहीं कर रही लेकिन अपना जो ह्यूमन जीनोम है इसका लार्ज पोर्शन कवर कर पा रही है ये। ठीक है। A high degree of polymorphism present in these sequence is the basis of DNA fingerprinting। DNA fingerprinting is used to paternity test करना कि, और इसके अलावा as this polymorphism is inherited to the child। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अपन को क्यों जरूरत पड़ी होगी? सबसे पहले तो क्रिमिनोलॉजी, जो क्रिमिनल्स है उनके बारे में अपन को पता लगाना है। मान लो कि अपने को जो अपना क्रिमिनल स्पॉट था वहां पे अपन को जहाँ कोई हादसा हुआ है, हादसा तो नहीं बोलूंगी मैं, क्रिमिनल मतलब कोई भी इवेंट हुआ है अनफेवरेबल, वहां पे अपन को देखना है कि कौन प्रेजेंट था। किसी की मान लो अगर दी अपन को फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो उन फिंगरप्रिंट्स को अपन ने कलेक्ट किया। ठीक है।
फिर उन फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करके अपन ने जब रीड किया, तो अपन ने सस्पेक्टेड जो अपने इंडिविजुअल्स थे उनकी फिंगरप्रिंट से मैच कराने की कोशिश की। तो अपन क्रिमिनल्स का पता लगा सकते हैं, या फिर मान लो कि अपन को किसी चाइल्ड के पेरेंट्स के बारे में पता करना है, तो अपन इसको यूज में कर सकते हैं। इट हैज बीन वाइडली यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस। जैसे कि आपने कभी सीआईडी देखा हो, जो बचपन में आता था टीवी पे, ठीक है? तो मतलब हमारे टाइम में तो आता था, शायद अभी भी आता होगा, सोनी टीवी पे आता था। तो सीआईडी में ऐसे कभी देखा होगा कि जो भी कोई अपना क्रिमिनल स्पॉट है जहाँ पे कोई घटना हुई है, वहां से अपन ने फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए, फिर लैब में वो कौन था, डॉक्टर सालों के था, वो स्टडी करता है, फिर अपन क्रिमिनल का पता लगा लेते हैं उनके बिहाफ पे। ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन अ पॉपुलेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी कितनी है उनके बारे में भी अपन पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये लास्ट वाले दो टॉपिक, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, हल्के से थ्योरेटिकल है। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगी कि ये अपना मॉल बायो जैसा भी यहाँ तक फिनिश हो गया, तो अपन को क्या क्या काम करने हैं। ठीक है? सबसे पहले आपने सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। सिलेबस मैंने बता दिया था, क्लास अपन ने फिनिश कर ही ली है। इसके अलावा एक बार आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। उसके अलावा टाइम मिले तो ठीक है, मेक नोट्स। वो भी नोट्स कौन से, शॉर्ट नोट्स या कीवर्ड्स क्रिएट करने हैं। मैक्स टू मैक्स मान लो 2-3 घंटे से ज्यादा तो यार मत ही खराब करना। ठीक है? 2-3 घंटे में जितने भी शॉर्ट नोट बना पाओ आप, बनाने ही है 2-3 घंटे में, क्योंकि स्लाइड्स मैंने, पूरे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आपको जो जो चीजें लर्न करने में दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में, उनके बारे में थोड़ा अच्छे से देखना है। ठीक है? और ये जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप है ना इस वाले टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये ऐसा कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं था। लास्ट वाली 1-2 स्लाइड को छोड़ के बाकी सारी समझने की प्रोसेस बहुत सारी इंक्लूड की हुई थी। तो हम आपको इसकी प्रैक्टिस भी खूब करवा देंगे। ठीक है? इसके अलावा लर्न तो आपको करना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर द मोलिकुलर बायोलॉजी।